हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमने अभी तक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और मोनोबैक्टम को कवर कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट बीटा लैक्टम जो है हमारा कार्बापेनेम्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, यानी कि कार्बापेनेम के स्ट्रक्चर में भी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे सब में थी वैसे इसमें भी हमारी बीटा लैक्टम रिंग है। इसकी एक बेसिक मॉइटी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ किस तरह की होती है। तो बीटा लैक्टम रिंग अगेन कैसी होती है सबको पता है। ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ, हर लेक्चर में आपको समझाया है मैंने। जो हमारा किसी भी अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और उसके थ्रू हमारा ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम रिंग। ये हमारी कौन सी रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, और ये इन केस ऑफ कार्बापेनेम्स ये क्या होती है, हमारी फ्यूज होती है विद 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन रिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने हैं आपके, आप ध्यान में रखेंगे कि ये हमारी क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग आपने देखा था पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में भी 5 मेंबर्ड रिंग थी, लेकिन उसमें सल्फर एटम प्रेजेंट था। इसमें सल्फर की जगह सब जगह आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है, सेम यहाँ पे हमारा COH ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि इसेंशियल है फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के लिए। इसके अलावा आपका यहाँ पे कार्बापेनम में आपको पता है अलग अलग टाइप के कार्बापेनम्स होते हैं, तो हर जगह पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे R1 ग्रुप है, सपोज यहाँ पे आपका R2 है, यहाँ पे R3 है, तो R1, R2, R3 की जगह अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन होंगे और जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के कार्बापेनम्स बनेंगे। वो केमिस्ट्री का पार्ट है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो कार्बापेनम्स का जो बेसिक मॉइटी है वो क्या है, बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद 5 मेंबर्ड रिंग। और 5 मेंबर्ड रिंग कौन सी है आपकी, साइक्लोपेंटेन रिंग है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बापेनम्स के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पॉइंट से डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कार्बापेनम है वो भी मोनोबैक्टम की तरह बैक्टीरियल ओरिजिन के हैं। जैसे हमने पढ़ा था आपने कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन कहां से मिलते हैं भाई, हमें फंगस से मिलते हैं, पढ़ा था। मोनोबैक्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां से आपको क्या पता लगा था कि वो बैक्टीरिया से मिलता है, पढ़ा था। सेम जो हमारे कार्बापेनम्स होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरियल ओरिजिन के होते हैं। तो ये कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता होना चाहिए। कार्बापेनम्स बैक्टीरिया से मिलते हैं और बैक्टीरिया की कौन सी स्पीसीज है भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस पढ़े हैं ना। ठीक है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया मैंने आपको बताए हुए हैं। तो जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई है बेसिकली उनसे ये मिलता है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिखिए, नहीं तो स्ट्रेप्टोकोकाई लिख लीजिए। ठीक हो गया, ये हमारे बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सबको पता है स्ट्रेप्टोकोकाई। उनसे कुछ मेटाबोलाइट हमें मिलते हैं और उन मेटाबोलाइट में मॉडिफिकेशन के बाद हमें क्या मिलते हैं, कार्बापेनम्स मिलते हैं। बेसिकली जो ये आपका क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, इससे स्ट्रेप्टोमाइसिस मिलते हैं। जैसे कि थियोमाइसिन आपका एक नाम है, वो हमें मिल रहा है, फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और हमें मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बापेनम्स। ठीक है, जैसे इमीपेनम है, मेरोपेनम है, एटापेनम है। ठीक है, तीनों के बारे में भी मैं बताऊंगी स्पेसिफिकेशन आपको। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है कि कार्बापेनम कहाँ से मिलते हैं, हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये क्या है, आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, आपने मोनोबैक्टम में क्या देखा था, ये क्या थे, नैरो स्पेक्ट्रम थे, केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते थे। लेकिन जो कार्बापेनम्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ग्राम पॉजिटिव है। वैसा तो है नहीं ना, बोल दिया कि भाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये तो ना कि सारे जितने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं सबके अगेंस्ट ये काम करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करते हैं। ठीक है,
तो कुछ स्पीसीज सिलेक्टिव होती है, ठीक है, तो कार्बापेनम उनके अगेंस्ट काम करते हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी स्पीसीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव की, तो वही है, देखो ग्राम पॉजिटिव में कौन सा आता है, ग्राम पॉजिटिव में हमारा कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, मिलता भी देखो ये स्ट्रेप्टोकोकस से ही है। और ग्राम पॉजिटिव कौन सी स्पीसीज के अगेंस्ट ये काम करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट ये काम करता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इसके अगेंस्ट भी ये काम करता है, ठीक हो गया। तो ये दोनों स्पीसीज हैं बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव जिनके अगेंस्ट ये काम करता है, ठीक है। स्पेशली निमोनिया जो हो रहा है हमारा, उसके अगेंस्ट ये काम करता है, वो ग्राम पॉजिटिव की वजह से होता है, ठीक है। हालांकि ग्राम नेगेटिव में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है भाई। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन से हैं हमारे जिनके अगेंस्ट ये काम करता है। फर्स्ट हमारे पास है स्यूडोमोनास, ठीक है। स्यूडोमोनास जो इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया है, इसके अगेंस्ट अगर आप यूज करेंगे तो ये काम कर जाएगा। दूसरा है निजेरिया, निजेरिया आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, गोनोरिया में, ठीक है। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये बेसिकली एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया जैसे सिफिलिस होता है वैसे ही गोनोरिया भी है। तो गोनोरिया का जो स्पीसीज है वो यही है, निजेरिया गोनोकोकाई बोलते हैं। तो ये भी अगर इन्फेक्शन किसी को हो रहा है, यानी कि गोनोरिया अगर किसी को है, तो तब भी कार्बापेनम यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के अगेंस्ट, दोनों ही सेंसिटिव स्पीसीज है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में याद रखेंगे कौन सी है आपकी, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस हो गया, और ग्राम नेगेटिव में कौन है, स्यूडोमोनास और नेजेरिया, ठीक है। नेजेरिया किसकी है, गोनोरिया की, ठीक है। जो गोनोरिया होता है उसकी स्पीसीज है, ये बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल होता है जो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका स्पेक्ट्रम हो गया कि ये कहाँ कहाँ काम करती है। अब कहाँ काम नहीं करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हर एंटीबायोटिक में आपको बताती चल रही थी, कि एक स्पीसीज होती है एमआरएसए जिसे बोलते हैं। एमआरएसए क्या होती है हमारी, मिथिसिलीन, मिथिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन। अगर मान लीजिए किसी भी एक इंसान को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन हुआ है, आपने उसे पहले मिथिसिलीन दी थी। मिथिसिलीन क्या है, पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट में आता है ये। तो अगर आपने उसे पहले मिथिसिलीन दी थी, लेकिन मिथिसिलीन ने कुछ असर नहीं किया, यानी कि जो ये बैक्टीरिया है ये अब मिथिसिलीन रेजिस्टेंट हो चुका है, तो ऐसे बैक्टीरिया को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। जिसपे मिथिसिलीन ने भी असर नहीं किया, वो मिथिसिलीन रेजिस्टेंट, इसको बोलते ही है एमआरएसए, ठीक है। ये वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बैक्टीरिया है जो मिथिसिलीन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो ऐसे को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा ना, तो पेनिसिलिन इसे ट्रीट कर सकती है, कोई सी भी क्लास पेनिसिलिन की, ना सिफेलोस्पोरिन में भी हमने देखा था कि जो चारों जो जनरेशन थी उनमें से कोई भी जनरेशन नहीं थी जो इसको ट्रीट कर सके। बस एक लास्ट मैंने बताया था न्यूयर जो 5th जनरेशन में आता है वो ट्रीट जरूर करता है। नेक्स्ट मैंने आपको मोनोबैक्टम पढ़ाया था, मोनोबैक्टम्स भी इसके अगेंस्ट सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। और कार्बापेनम भी इसके अगेंस्ट सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि कार्बापेनम भी क्या करते हैं, एमआरएसए रेजिस्टेंट है, ठीक है। यानी कि एमआरएसए में इनका भी कोई असर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन में जो मिथिसिलिन रेजिस्टेंट है उनपे ये कार्बापेनम भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक हो गया। हालांकि यहाँ देखो स्टेफाइलोकोकस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोला है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कौन सा इन्फेक्शन, जो मिथिसिलिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा देखो अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। यूजेस, अच्छा यूजेस से पहले भी हम ड्रग्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 1 मिनट, हाँ, डस्टर, ओके, चलिए पहले हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बापेनम की कैटेगरी में कौन कौन सी आती है, ठीक है, कौन कौन से इसके कंजेनर है। तो ड्रग्स देखो कौन कौन सी है जिसके अंदर आ रही है एंटीबायोटिक, बेसिकली कौन कौन सी है, इमीपेनम, इमीपेनम, मेरोपेनम, मेरोपेनम, और लास्ट है एटा, एटापेनम,
ERTA, एर्टापेनम। ठीक है, ये 3 हमारी क्या है, ड्रग्स है जो इस कैटेगरी में आती है, कार्बापेनम्स में आती है। तो देखो मेजर जो सबसे हमारी इसमें से एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों तो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लाइक क्लासिफिकेशन में ही ऊपर से ही हमने बोला था कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है कार्बापेनम, लेकिन जो ये एर्टापेनम है ये नई कार्बापेनम है और ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है। तो ये हमारा देखो एक्सेप्शन है, सारे के सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, ये नई जो एर्टापेनम आई है ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ध्यान रखिएगा नैरो स्पेक्ट्रम है। ये केवल ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती है। किसके अगेंस्ट काम करती है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी बिल्कुल ही भी नहीं है। जैसे स्यूडोमोनाल इन्फेक्शन है आपका, ठीक है, स्यूडोमोनास के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, नजीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, और हालांकि जो हमारा न्यूमोनिया होता है ग्राम पॉजिटिव की वजह से, उसके अगेंस्ट भी ये काम नहीं करती है। ठीक है, तो नैरो स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करेगी, इतना हमें ध्यान में रखना है एर्टापेनम के बारे में। ठीक हो गया, तो ऐसे केस में जहां हमें पता है कि स्पेसिफिक हमें पता है एर्टापेनम से काम चल सकता है, हमें बैक्टीरिया पता है कि कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और हमें पता है वो इसकी रेंज में आता है, ये एर्टापेनम उसे ट्रीट कर सकता है, तो हम केवल एर्टापेनम देंगे, हम इन्हें नहीं देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि भाई अगर कहीं पे नैरो स्पेक्ट्रम देके काम चल सकता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वहां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम देने की वजह से हमारे जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोराज हैं बॉडी के वो भी आपके खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें सुपर इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। हम नहीं चाहते ना हमारे जो गुड माइक्रोफ्लोरा है हमारी बॉडी के वो भी खत्म हो, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ होता है, क्योंकि वो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो भी बैक्टीरिया उसे दिखेंगे सबको खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये एर्टापेनम इसीलिए आई क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम है, कुछ स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिनके अगेंस्ट ये काम करती है। अगर हमें पता लग रहा है कि भाई इन्फेक्शन इनका है तो इसी को देना चाहिए एर्टापेनम को। ठीक है, नेक्स्ट कार्बापेनम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये जो होते हैं हमारे ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि अगर हाई डोज हो जाए कार्बापेनम की, और स्पेशली एमीपेनम के साथ ये एडीआर है कि अगर आप हाई डोज एमीपेनम की दे देते हैं तो इसकी वजह से सीजर हो सकते हैं, सीजर। ठीक है, दौरे आ सकते हैं, वो दौरे हमेशा उसी मेडिसिन से आएंगे जो ब्रेन तक पहुंचेगी, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ब्लड से ब्रेन को आसानी से चली जा रही है, वो बैरियर काम नहीं कर रहा है ना, तो वहां पे ये, लेकिन जनरली हमारी हाई डोज में आता है एमीपेनम के साथ ये एडवर्स इफेक्ट जो सीजर है। ठीक है, तो ये एडीआर यहाँ पे आ गया। अब देखो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एक कॉम्बिनेशन है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा ये इमीपेनम है ना, इमीपेनम जो है कार्बापेनम की कैटेगरी में जो ड्रग आती है, ये क्या करती है, जब हम इसे लेते हैं किसी पेशेंट को, सपोज ये दी, ठीक है, तो क्या होता है हमारी जो रीनल किडनी में हमारी जो ट्यूबुलर सेल होती है ना, जिनके थ्रू आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है या ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, पढ़ाया है मैंने पूरा आपको यूरिनरी सिस्टम में, तो जिनके वहां पे क्या होता है, हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम डीहाइड्रोपेप्टिडेज। ये हमारा एक एंजाइम है, डीहाइड्रोपेप्टिडेज एक एंजाइम है जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे आप ये बोल सकते हो रीनल ब्रश बॉर्डर में प्रेजेंट है, रीनल ब्रश बॉर्डर में, जो हमारी क्या है, कौन सी सेल है, ट्यूबुलर सेल्स हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर सेल्स। ठीक है, इनमें हमारा ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही आप इमीपेनम देते हो, अगर इमीपेनम वहां पे पहुंचता है, ठीक है, फटाफट से जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो अगर वो क्या करेगा, डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, तो ये डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम फटाफट से ये इमीपेनम को तोड़ देता है, हाइड्रोलिसिस करवा देता है, हाइड्रोलिसिस करवा देगा, यानी कि जो ये आपको ये बीटा लैक्टिन रिंग दिख रही है ना, ये वाली रिंग, इसको इस तरीके से तोड़ देगा ये। ठीक है, जो डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम है वो इस तरीके से इसे तोड़ देगा, हाइड्रोलिसिस, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और ये जब ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसका मतलब जो इमीपेनम है वो क्या हो गया, आपका नॉन फंक्शनल हो गया, है ना, नॉन फंक्शनल हो गया, किसी काम का नहीं रहा, तो अब इमीपेनम को लेने का क्या फायदा है, तो इसीलिए इमीपेनम के साथ एक ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जाती है इस चीज को अवॉइड करने के लिए। वो कौन सी ड्रग है, वो ड्रग है हमारी सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन, सिलास्टेटिन आपकी ड्रग है जो क्या करती है, इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब सिलास्टेटिन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो क्या इमीपेनम का
हाइड्रोलिसिस होगी? नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस इसी एंजाइम की प्रेजेंस में होती थी। आपने इस एंजाइम को ही ब्लॉक करवा दिया है सिलास्टेटिन देके, तो आपका काम बन गया, यानी एमिपेनेम अब आसानी से अपना काम कर पाएगी, है ना। उसे तोड़ने वाला एंजाइम ही आपने रोक दिया है। समझ में आ गया? तो ये कॉम्बिनेशन आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। इसके बाद आ जाइए, ठीक है, ये हो गया ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब यूजेस पे आ जाते हैं, ठीक है। यूजेस क्या क्या है इसके? तो यूजेस हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कार्बापेनेम भी हमेशा सीवियर इन्फेक्शन में यूज होता है। सबसे पहली बात तो सेम मोनोबैक्टर की तरह ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है, यानी कि इन पेशेंट में। हाँ, एक और बात जो यहाँ पे मेंशन नहीं की, ये हमेशा या तो आईवी या फिर आईएम रूट से दिया जाएगा, या तो डायरेक्टली वेन में दोगे इंट्रावेनस, या फिर इंट्रामस्कुलर आपकी मसल्स में आप दोगे, ठीक है, यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो इसका मतलब इंजेक्शन आप घर बैठे तो लगाओगे ही नहीं, है ना। आपको एक सेटिंग की आपको जरूरत पड़ेगी ना, किसी ट्रेन्ड पर्सन की जो इसे लगा सके। तो बेसिकली जो कार्बापेनेम्स होती हैं ये हमारी इन पेशेंट जो हॉस्पिटल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज होती है, यानी कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं या आए हुए हैं, है ना। और साथ ही साथ ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सीवियर इन्फेक्शन में ही इन्हें यूज किया जाता है। और जैसे मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत सारे पेशेंट्स वहां पे हैं साथ में, और उनके कुछ ड्रॉपलेट या कुछ भी आपके कांटेक्ट में आ गया और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया। हो सकता है आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, ना, स्किन में इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हॉस्पिटल में हो सकता है। इसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कार्बापेनेम को यूज किया जाता है, ठीक हो गया। तो कार्बापेनेम का यूज समझ में आना चाहिए कि आप कौन से केसेस में कार्बापेनेम को यूज करते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में यूज करते हैं। साथ ही साथ ये ज्यादातर देखो इसके यूजेस में एक बात ध्यान रखने की वाली बात है कि ये यूज किया जाता है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि बहुत सारी ड्रग ऑलरेडी अवेलेबल है, देखो, कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो बेटर ऑप्शन है, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई पेशेंट आ रहा है, यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि कोई एड्स का पेशेंट आपके पास है, कैंसर का पेशेंट आपके पास है, तो ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता है। तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमें बचा के रखता है इन सब चीजों से, बीमारियों से। तो ऐसे केस में अगर आपके पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, आपको उनका इलाज कर, आपको लग रहा है कि उन्हें कुछ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है, तो कार्बापेनम आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक हो गया। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा इसका यूजेस में आ गया। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में अगर कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है तो हम वहां पे इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, हाँ, मैंने एक बात आपको बताई थी, बीटा, जब मोनोबैक्टम मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था कि मोनोबैक्टम्स जो होते हैं बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होते हैं ज्यादातर, यानी कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, दोनों में ही एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, बीटा लैक्टमेज, ठीक है। तो वो बीटा लैक्टमेज अलग अलग फॉर्म्स में होता है, याद रखिएगा, किसी में कोई फॉर्म है, ए फॉर्म प्रेजेंट है, किसी में डी फॉर्म प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन होते हैं बेसिकली। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो मोनोबैक्टम होते हैं उनके केस में क्या होता है, नॉर्मली जो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जो बीटा लैक्टमेज होता है वो कभी भी इस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ नहीं पाता है। नहीं तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करता है, इस रिंग को ब्रेक कर देता है, और ये जो आपने ड्रग ली हुई है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी अगर उसका स्ट्रक्चर ही टूट गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताना है कि जो कार्बापेनेम होते हैं ना, कार्बापेनेम के केस में भी यही है, ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है। इसमें भी अगर आप क्या करोगे, आपने किसी पेशेंट को, मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको चाहे ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव कोई भी इन्फेक्शन था, आपने उसे कार्बापेनेम दी, तो कार्बापेनेम देने के बाद जो बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, इस बैक्टीरिया में भी हमारा ये एंजाइम है बीटा लैक्टमेज, और नेगेटिव में भी है, ठीक है। तो बीटा लैक्टमेज जो इनमें एंजाइम है वो कभी भी इनकी रिंग को तोड़ नहीं पाएगा, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ नहीं पाएगा।
समझ रहे हो, चाहे वो कोई सा भी हो। जबकि मोनोबैक्टम में हमने क्या देखा था कि एक स्पेशल ESBL जो होते हैं हमारे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और वो जो होता है वो रेजिस्टेंट नहीं होता है। अगर आप ऐसे किसी बैक्टीरिया, यानी कि जैसे इकोलाई है, श्रीशा कोलाई का बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है ना इकोलाई। अगर मान लीजिए किसी को इकोलाई का इन्फेक्शन हुआ, आपने उसे मोनोबैक्टम दे दी, ठीक है, तो फटाफट से वो इकोलाई का बैक्टीरिया अपने अंदर से बीटा लैक्टमेज को रिलीज करेगा, क्योंकि उसका बीटा लैक्टमेज कौन सा है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है, ठीक है। तो वो बीटा लैक्टमेज आएगा और फटाफट से आपका मोनोबैक्टम को ब्रेक कर देगा, और मोनोबैक्टम किसी काम की नहीं रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी। लेकिन कार्बापेनम के साथ ऐसा नहीं है, ये ESBL के लिए भी रेजिस्टेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए ई कोलाई का बैक्टीरिया है जिसके अंदर ESBL है, यानी कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है, अगर वो रिलीज होता है, ठीक है, तो वो भी इसकी इस रिंग को तोड़ नहीं पाएगा। तो ये इसका फायदा है। तो आप बोल सकते हो कि ये हर टाइप के बीटा लैक्टमेज के रेजिस्टेंट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा तब समझ में आएगा जब आपने मोनोबैक्टम भी देखा होगा, ठीक है, मोनोबैक्टम का लेक्चर। तो ये हो गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं लास्ट, जो कि है ADRs। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देखो इसके साथ क्या क्या होते हैं ये हम मेंशन कर लेते हैं, कौन कौन से ADRs आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंपल जो एक सबके साथ होता है भाई, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये तो इनके साथ है ही। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डबल R कर लीजिएगा, ओके। वो जल्द में लिखने के चक्कर में ना हो जाता है आगे पीछे। मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपको पता है BBB को क्रॉस करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, दिमाग पे असर पड़ सकता है इसका, ठीक है। सीजर मैं बता चुकी हूँ, एमिपेनम के साथ सीजर हो सकते हैं अगर आपने ज्यादा डोज में दिया है, क्योंकि ब्रेन पे असर कर रही है, BBB को ये क्रॉस कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या करती है हमारी, जो ये हमारी कार्बापेनम है ना, ये हमारी ब्लड सेल्स को तोड़ने का काम भी करती है। तो इसी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। अगर RBC का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। अगर WBC का ब्रेकडाउन होगा न्यूट्रोफिल्स का, तो न्यूट्रोपीनिया आपको देखने को मिलेगी, न्यूट्रोपीनिया। और अगर थ्रोम्बोसाइट, आपकी प्लेटलेट अगर टूटेंगी तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो ये ब्लड प्रोफाइल पे बहुत फर्क डाल रही है, यानी कि हमारी ब्लड सेल्स जो हैं तीनों टाइप की, चाहे RBC हो, WBC हो, चाहे प्लेटलेट हो, तीनों को क्या कर रही है, का ब्रेकडाउन करती है कार्बापेनम। तो ये हमारा इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है जो हमें याद में रखना है। साथ ही साथ आपका रैशेज होते हैं, ठीक है, रैशेज और प्रूराइटिस, ये भी हमारा क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट कार्बापेनम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। हालांकि मैंने बताया कि मोनोबैक्टम, कार्बापेनम दोनों ही बहुत कम इनका यूज होता है, केवल सीवियर इन्फेक्शन में हम इन्हें यूज करते हैं, और कुछ इंडिकेशन होती है जहां पे इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज इससे बेहतर हमारी और सेफ ड्रग हमारे पास अवेलेबल है, ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में नेक्स्ट हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे कवर हो गए, चारों के चारों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हमने देख लिए हैं, ठीक